तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे बेड पर बैठी हो? पता नहीं मैं तुम्हें अपने कमरे में कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ और तुम हो कि सर पर ही चढ़े जा रही हो। देखो मिस, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अपनी औकात में रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रिफिशान जो गोटे वाला सूट पहने, बिल्कुल पेंडू अंदाज में घुंघरू वाली चूड़ियां पहने और बेतुक्का सा मेकअप किए बेड पर बैठी खुद में ही सिमटती जा रही थी, एकदम दानियाल शाह गुस्से से भपर कर बोला, बहरी हो तुम? सुनाई नहीं दे रहा? बेड से नीचे उतरो। तो रिफिशान जो दानियाल शाह से 10 साल छोटी थी, एकदम घबराती हुई बेड से उतरी के लहंगे में पांव अटका और नीचे गिर गई। दानियाल शाह नफरत से कराकर बोला, अजीब ड्रामा हो तुम। पता नहीं मेरे किस गुनाह की सजा में बाबा ने तुम्हें मेरे सर डाल दिया। जाओ और ये हुलिया बदलो, जहर लग रही हो इस वक्त तुम्हें सुलिये में। दानियाल जो अपनी सारी भड़ास इस मासूम पर निकाल रहा था, जो बिना कुछ बोले रोते हुए जल्दी से वॉशरूम जाने लगी कि पीछे से दानियाल ने उसे आवाज दी तो वो रुक गई। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा के दुरेफिशां घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। दानियाल ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और जोर से उसकी कलाई से चूड़ियां उतारकर सामने पड़ी बास्केट में डाल दी। कहने लगा, तुम इंसान हो या कोई कुर्बानी की गाय हो जो इस तरह सच कर आई हो। दानियाल शाह बोलते हुए बिल्कुल भूल गया कि सामने भी इंसान है जिसे अपनी इंसल्ट फील हो रही है। दुरेफिशां जो 17 साल की मासूम सी बस रोए जा रही थी, उसने एक शिकवा भरी निगाह दानियाल पर डाली जो उस वक्त अपने गुरूर में डूबा हुआ था। दुरेफिशां वॉशरूम के शीशे के सामने खड़ी होकर उसने शदीद गुस्से से अपने होठों पर लगी लिपस्टिक को रगड़ रगड़ कर साफ किया। लिपस्टिक को मलने से उसका चेहरा मजीद बिगड़ गया। वो रोने लगी कि वो किस मुसीबत में फंस गई है। वो कौन सा मरे जा रही थी उस अक्खड़ और खड़ूस अमीरजादे से शादी करने के लिए। दुरेफिशां जो काफी देर से वॉशरूम में रो रही थी कि दानियाल शाह ने दरवाजे को जोर से बजाया कि क्या अंदर ही सो गई हो, जल्दी बाहर निकलो। दुरेफिशां ने अपना चेहरा जल्दी से साफ किया और हुलिया दुरुस्त करते हुए वो सहमी हुई बाहर आई। वो अब सोने का सोच रही थी कि कहाँ सोए। दानियाल जो कपड़े चेंज करके पूरे बेड पर फैलकर लेट चुका था, दुरेफिशां सूफी पर बैठी थी, उस अन्नाप्रस्त को देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि क्या इस दानियाल के सीने में दिल नहीं है। हमारी शादी की आज पहली रात थी और उसका ये रवैया। खैर, दुरेफिशां नीचे फर्श पर बिछे हुए कालीन पर लेट गई और कंबल ओढ़कर सोचों में गुम थी कि न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह दानियाल उठा तो उसने देखा वो नीचे फर्श पर लेटी सो रही थी। उसने अजीब सा मुंह बनाया दुरेफिशां को देखकर और उसके ऊपर से फलांग कर गुजर गया। वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला, उसके जिस्म पर सिर्फ तौलिया था। दानियाल ने अलमारी खोली और अपने कपड़े निकालने लगा कि जब दुरेफिशां की आंख खुल गई। वो अचानक उठकर बैठ गई जब सामने खड़े दानियाल शाह पर उसकी नजर पड़ी, जो उस वक्त अपने गिर्द तौलिया लपेटे इस बात से बेखबर खड़ा था कि कोई और भी उसके कमरे में मौजूद है। जब ड्रेसिंग के शीशे से उसने देखा कि पीछे बैठी दुरेफिशां उसे देख रही है, तो वो जल्दी से कपड़े उठाए पर्दे के पीछे हो गया और कपड़े पहनने लगा। दुरेफिशां ने चीरा दूसरी तरफ कर लिया। वो तैयार हुआ और कमरे से निकलते हुए दुरेफिशां को कहने लगा, तुम भी तैयार होकर बाहर आओ और सुनो, घर वालों के सामने ऐसे बिहेव करना जैसे हम दोनों के दरमियान सब नॉर्मल है, और कल की तरह तैयार मत होना। तुम किसी नुमाइशी शो में नहीं जाने वाली, बस नॉर्मल सा तैयार होना। 5 मिनट में तुम नीचे आ जाना हर हाल में। अपना हुक्म सादिर करता अपने कफ बंद करता हुआ कमरे से निकल गया। दुरेफिशां, जिसके लिए ये माहौल बिल्कुल नया था, क्योंकि वो अपने ताए के घर उस वक्त आई थी जब वो तकरीबन 7 या 8 साल की थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यूं एक पल में उसकी सारी जिंदगी बदल जाएगी। दानियाल से उसकी शादी भी मजबूरी में हुई थी। दुरेफिशां जब अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। माँ का इंतकाल जब हुआ था तब दुरेफिशां 10 साल की थी। बचपन में ही अपना आप और अपने बाप को संभाला। मैट्रिक तक ही वो तालीम हासिल कर सकी, क्योंकि उसके वालिद सरफराज अहमद अक्सर बीमार रहते थे। दुरेफिशां की जिंदगी बिल्कुल गांव के माहौल के मुताबिक थी। सरफराज अहमद ने सारी जिंदगी गांव में गुजारी, जबकि उनके बड़े भाई दानियाल के वालिद वक्कास अहमद जो शहर जाकर अपना कारोबार करने लगे और वो आज अच्छे खासे बड़े बिजनेसमैन बन गए थे। फराज अहमद की तबीयत का सुनकर आज वो पूरी फैमिली गांव आई थी। फराज अहमद की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न था। स्टेटस और हुलिये से वो दोनों अब बिल्कुल भी भाई नहीं लगते थे। दुरेफिशां शलवार कमीज पहने, बालों में परांदा डाले हुए अलजे से अंदाज में थी। जब सबके लिए चाय लेकर कमरे में आई, ताया और ताई को सलाम किया। दानियाल की एक बहन भी थी जो जीन्स शर्ट पहने बैठी दुरेफिशां को और उसके हुलिये को देखने लगी। मगर दानियाल शाह की बहन उक्सा बिल्कुल भी नखरे वाली नहीं थी। वो तो दुरेफिशां के साथ बातें करने लगी।
वो दोनों कमरे से बाहर आ गई तो फराज अहमद ने अपने बड़े भाई वक्कास से कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं हमेशा आपकी इज्जत बाप की तरह करता हूँ और आपने भी हमेशा बड़े भाई होने का फर्ज अदा किया। मगर आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आप मेरा मान जरूर रखेंगे। शगुफ्ता बेगम भी हैरान हुई कि आखिर वो क्या कहने वाले हैं। दानियाल शाह जो पास तो बैठा था मगर मोबाइल में मसरूफ था, उसे कुछ खबर ही नहीं कि पास बैठे लोग क्या बातें कर रहे हैं। वकास साहब उठे और अपने भाई के पास उनकी चारपाई पर जाकर बैठ गए, क्योंकि दुरेफिशा के वालिद की तबीयत काफी खराब थी। वकास साहब बोले, फराज, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? एक तुम ही तो मेरा खानदान हो। तुम बताओ, तुम्हारे दिल में क्या बात है? फराज अहमद ने उठने की कोशिश की और तकिया से टेक लगाकर बैठे। बोले, देखो भाई साहब, मैं अपनी बीमारी को सबसे छुपा कर रख रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बात दुरेफिशा को पता लग जाती तो मेरी बेटी के चेहरे की रौनक खत्म हो जाती। ये सुनना था कि वकास साहब हैरान हुए। क्या मतलब बीमारी? क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे, मैं महंगे से महंगे अस्पताल में तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो फराज अहमद हंसते हुए बोले, भाई साहब, अब इन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे ब्लड कैंसर है और कैंसर की आखिरी स्टेज पर हूँ। ना जाने कब इस दुनिया फानी को खैराबाद कह दूं। आपको यहाँ बुलाने का मेरा एक मकसद है, आप मेरी बेटी दुरेफिशा को अपनी बेटी बना लो, अपने दानियाल की बीवी बनाकर उसे अपने साथ ले जाओ, ताकि मैं सुकून से इस दुनिया से रुखसत हो सकूं। फराज अहमद की बातें सुनकर शगुफ्ता बेगम को भी धचका सा लगा। वो अच्छी खातून थी। वकास साहब की आंखों में आंसू आ गए और बोले, फराज, दुरेफिशा मेरे लिए मेरी इक्सा जैसी है, और अल्लाह न करे तुम्हें कुछ हो, मैं अपने जानने वाले डॉक्टर से बात करूंगा। जहां तक मुमकिन हो सका मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। मगर फराज साहब ने अपने बड़े भाई के आगे हाथ जोड़ दिए कि मेरी बेटी का निकाह दानियाल से कर दो। जब ये बात दानियाल के कानों से टकराई तो एकदम करंट खाकर उठा और बोला, ये सब क्या बातें हो रही हैं? मेरा निकाह इस दुरेफिशा से? ऐसा मैं मरकर भी नहीं करूंगा। दानियाल ने बिना किसी लिहाज के इनकार किया और उठकर बाहर चला गया। दानियाल के तेवर देखकर सभी परेशान हो गए। वकास साहब बोले, ऐसे फैसले जज्बात में थोड़ी न लिए जाते हैं, बच्चों की राय लेना भी जरूरी है, और अल्लाह सेहत दे तुम्हें, दुरेफिशा मेरी ही बेटी है। फराज अहमद को जब ये एहसास हुआ कि वो इस बात पर नहीं राजी होंगे, तो उन्होंने इस बात को ऐसा दिल पर लिया कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। फराज, संभालो खुद को, तुम जो कहोगे हम वैसा ही करेंगे। शगुफ्ता बेगम आगे बढ़ी और बोली कि फराज को अस्पताल लेके जाना चाहिए, लेकिन फराज साहब को खून की उल्टी आ गई। सब बहुत घबरा गए। अस्पताल लेकर जाने लगे तो फराज साहब ने कहा, भाई साहब, आप दुरेफिशा को जब तक अपनी बहू नहीं बना लेते तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दुरेफिशान जो रोती बलकती बाप से लिपट रही थी कि बाबा, आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? तब वकास साहब और शगुफ्ता बेगम, जिनका दिल पसीज सा गया था, बाहर दानियाल के पास आए और उसे कहा, तुम्हारा निकाह अभी और इसी वक्त दुरेफिशा के साथ किया जा रहा है। कहानी का बकिया हिस्सा अगले वीडियो में आपको मिलेगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए कहानी को मुकम्मल सुनने के लिए। और प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।